सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 20 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे 97 लाख वोटर्स डिलीटेड इन तमिलनाडु, 74 लाख इन गुजरात। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद तमिलनाडु और गुजरात के जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स हैं वो रिलीज़ किए हैं। और इस प्रोसेस में तमिलनाडु के जो है 15% से ज़्यादा और गुजरात में लगभग 14.5% से के वोटर्स के नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तमिलनाडु में लगभग 97.3 लाख जो वोटर्स डिलीट हुए हैं और जो गुजरात की बात करें, गुजरात में भी लगभग 73.7 लाख जो वोटर्स हैं वो डिलीट हुए हैं। तो ज़्यादातर डिलीशंस के रीज़न जो है डेथ, एड्रेस शिफ्ट हुआ है या एब्सेंस हुआ है उनका, या फिर जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो बताया जा रहा है। तो जो ऑपोजिशन है उसने जो ये है शिफ्ट शिफ्ट या एब्सेंट कैटेगरी है इस पर कंसर्न जताया है। और क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस इसके लिए फाइल करने की जो विंडो है वो 19 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 कर दी गई है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन सीएपीएफ टू 50%। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो अग्निवीर स्कीम है उसके तहत सर्विस जो कंप्लीट कर लेगा, यानी कि एक्स अग्निवीर हो जाएगा, उसके लिए एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें कि अब जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज रहेंगी जैसे बीएसएफ, एसएसबी, आई आईटीबीपी और सीआईएसएफ, इन सब टाइप के जो सीएपीएफ सर्विसेज रहती है उसके जो ग्रुप सी पोस्ट रहती है जिसमें कांस्टेबल की, उसमें एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन 10% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। और एक्स अग्निवीर को जो है फिजिकल टेस्ट देने से छूट मिलेगी इसमें, लेकिन जो रिटन एग्जाम है वो देना जरूरी होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सेंटर टू सेटअप अ डेडिकेटेड बॉडी टू प्रोटेक्ट पोर्ट्स एंड शिप्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बेसिकली ब्यूरो ऑफ पोर्ट सर्विसेज बनाने जा रही है। तो ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सर्विसेज क्या है, ये देश के जो पोर्ट्स हैं या शिप्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी होगी। और ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, जैसे उसके मॉडल पर काम करेगा। अब बीओपीएस रहेगा, ये बेसिकली जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंटेलिजेंस है, रिस्क एनालिसिस है या साइबर सिक्योरिटी है उस पर होगा, ताकि पोर्ट्स की आईटी सिस्टम को डिजिटल थ्रेट से बचाया जा सके। और जो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सर्विसेज है इसको मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो के रूप में बनाया जाएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर काम करेगा। और इसका जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा, डीजी लेवल का आईपीएस रहेगा। और अब तक पोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो असेसमेंट और प्लानिंग का काम जो है सीआईएसएफ करता था, लेकिन जो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सर्विसेज बनने के बाद पोर्ट सिक्योरिटी एक स्पेशलाइज्ड और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क इसके लिए बनेगा पोर्ट सिक्योरिटी के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सेंटर प्लान्स पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल फॉरेस्ट राइट सर्विसेज ऑनलाइन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन को डिजिटल बनाने के लिए एक नेशनल वेब पोर्टल डेवलप कर रही है। और ये पोर्टल जो है सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जिसमें कि फॉरेस्ट राइट के क्लेम्स फाइल करना, उनकी प्रोसेसिंग ग्राम सभा से लेके स्टेट लेवल तक, डिजिटल जो टाइटल हैं उनके डीड्स का इशू सॉल्व करना, या पहले से दिए गए राइट्स है उनका डेटा स्टोर करना, ये सारी चीज़ें इस पे हो पाएंगी। तो इसके साथ ही फ्यूचर में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर जो क्लेम्स आएंगे वो भी उनको भी इसमें सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पोर्टल है इसका बीटा वर्जन तरंग नाम से जो है तैयार हो चुका है। और गवर्नमेंट ने इसे 2026 के पहले हाफ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट का हिस्सा जो है बनाना चाहती है। तो इससे इस डेटा का जो यूज़ है फ्यूचर में गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग अ डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में कहा है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और जो बच्चों का कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, इंडिया में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रियलिटी है, जो प्रोटेक्टिव लॉज होने के बावजूद भी जो है फ्लरिश कर रहा है। और कोर्ट ने बताया कि जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क है वो बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होते हैं, जिनका रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टर और एक्सप्लॉयटेशन सारा अलग-अलग लेवल पर किया जाता है। कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि माइनर जो इनकंसिस्टेंसीज के बेस पर ट्रैफिक जो चाइल्ड है उसकी टेस्टिमनी जो रहती है उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो भी वो गवाही देता है। तो अगर विक्टिम का स्टेटमेंट जो है क्रेडिबल और कन्विंसिंग है
तो सिर्फ़ उसकी टेस्टिमनी भी जो है वो भी कन्विक्शन के लिए काफ़ी हो सकती है। और कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऐसे जो क्राइम्स हैं वो डिग्निटी और जो बॉडीली इंटीग्रिटी है, उस पर डायरेक्ट अटैक है और कोर्ट्स को सेंसिटिविटी, रियलिज़्म और विक्टिम की जो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है उसको समझते हुए एविडेंसेस को एप्रिशिएट करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो डब्ल्यूएचओ का सेकंड समिट हो रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर, कहाँ पर, दिल्ली में। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो समिट है उसमें डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, जो रिसर्च इनोवेशन है, वो सारे शोकेस किए गए, जो ट्रेडिशन और जो टेक्नोलॉजी है उसके बीच एक नई पार्टनरशिप दिखाते हैं। तो पीएम के मुताबिक जब ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी जो है साथ आते हैं तो ग्लोबल हेल्थ सिस्टम और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। और इसी दौरान जो है समिट में ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी लॉन्च हुई है, जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन से उससे रिलेटेड साइंटिफिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह प्रिजर्व करेगी। और यहाँ पर बेसिकली डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में वो भी इस्टेब्लिश हुआ है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कॉर्पोरेट्स हैव फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम एसर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो जो कंपनीज़ होती हैं उनका जो अपना एक प्रॉफ़िट होता है उसका एक हिस्सा जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च होता है, जिसमें कि उनकी सोशल प्लस एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जो कंपनीज़ एक्ट है उसके हिसाब से अगर किसी कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा की है और जो उसका नेट प्रॉफ़िट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उस कंपनी को जो एवरेज नेट प्रॉफ़िट है उसका जो है 2% जो सीएसआर में खर्च करना होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या बोला गया है? कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब जो है सिर्फ़ सोसाइटी या शेयर होल्डर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमैटिकली इंक्लूड हो जाती है। कोर्ट ने बोला कि जो कॉर्पोरेशन है, वो एक जो है जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, वो एक लीगल पर्सन है और सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन के ना होने के नाते उस पर जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने का फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये जजमेंट बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके कंजर्वेशन से जुड़ी हुई पिटीशन पर आया। तो कोर्ट ने कंपनीज को बेसिकली आर्टिकल जो 51 ए जी के एम्बिट में लाया, जो कि एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी जो है वो बताता है। तो कोर्ट ने क्लियर किया जो सीएसआर फंड्स हैं एनवायरनमेंट के लिए चैरिटी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और अगर माइनिंग, पावर जनरेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ से जो भी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड होते हैं, उनका हैबिटेट डैमेज होता है, तो बेसिकली यहाँ पे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के तहत कंपनीज़ को रिकवरी का जो है कॉस्ट बियर करना होगा। और कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो सीएसआर फंड्स हैं वो एक्स सीटू हो, चाहे तो इन सीटू हो, इस कंजर्वेशन के लिए यूज़ होना चाहिए। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसके बाहर ले जाकर स्पीशीज़ को बचाना है, कंज़र्व करना है। इन सीटू जो है जहाँ स्पीशीज़ नेचुरली रहते हैं, वहीं उनको प्रोटेक्ट करना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सेंटर रिवाइजेस गाइडलाइंस टू हेल्प पुअर प्रिजनर्स अनेबल टू पे फाइन्स। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सपोर्ट टू प्रिजनर्स स्कीम 2023 में जो लॉन्च हुई थी, जिसका एम है कि जो गरीब प्रिजनर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, जो सिर्फ फाइन या फिर जो बेल श्योरिटी का जो अमाउंट है वो पे ना कर पाने की वजह से जेल में बंद रहते हैं। तो अब क्या होगा कि अब जो नई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन है, फाइन ना भर पाने की जो है रीज़न से अगर रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तो जेल सुपरिटेंडेंट 1 हफ्ते के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा और वेरिफिकेशन के बाद उसको 25,000 तक रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव कर सकती है। और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर स्कीम सही से लागू हो तो ये पुअर प्रिजनर्स की जो हार्डशिप है वो कम करेगा और जेल की ओवर क्राउडिंग भी जो है वो रिड्यूस होगा। और अब क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एम्पावर्ड कमेटी है उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नॉमिनी और जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा नॉमिनेटेड जेल इंचार्ज जज वो भी शामिल होगा। तो यहाँ पे इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं कि कौन-कौन से इंक्लूड नहीं किए गए हैं, जैसे कि इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो नेशनल ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डाउरी डेथ, ये या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर जो पॉक्सो एक्ट है या फिर कोई जैसे इन जैसे हीनियस जो क्राइम्स हैं उनके अक्यूज को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है आर्टिकल है यहाँ पे, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस।
तो बोलते हैं कि इंडिया को का जो है 2047 तक 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने का गोल सिर्फ जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस से भी जुड़ा है। और काफ़ी सालों तक इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद रहा है, जिससे जो ये सेक्टर ज़्यादातर इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस ज़्यादा हो गया है और नेशनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जो है पैदा हो गई है। तो यहाँ पे बोलते हैं पिछले कुछ सालों में सिचुएशन बदली है। प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना जैसे कि डिफेंस में एफडीआई के जो नॉर्म्स हैं वो लिबरलाइज करना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन करना और जो मेक प्रोसीजर है, मेक प्रोसीजर के थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिला है, ये सारी चीज़ें। तो इसका रिजल्ट ये है कि डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है और जो एक्सपोर्ट्स जो है 80 से ज़्यादा कंट्रीज तक पहुंच गए हैं, जो कि एक मैच्योरिंग इकोसिस्टम को दिखाता है। और यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस ने प्रूव कर दिया है कि जो सेल्फ रिलायंस डिफेंस में है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही जो यूरोप में बढ़ता जो डिफेंस स्पेंडिंग है और कॉस्ट इफेक्टिव सप्लायर की डिमांड जो है यूरोप में बहुत बढ़ रही है। तो ये इंडिया के लिए एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे बोलना है लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं काफ़ी, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग काफ़ी स्लो है और जो जॉइंट वेंचर्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अप्रूवल है प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो ये बेसिकली चीज़ों को स्लो कर रहे हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट बाय 2029 का टारगेट अचीव करने के लिए प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए और पॉलिसी की कंटिन्यूटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और डीआरडीओ के बारे में बोलते हैं, डीआरडीओ को जो है फ्यूचर में फ्रंटियर रिसर्च पर फोकस करना चाहिए, जबकि जो प्रोडक्शन है और कमर्शियलाइजेशन है ये इंडस्ट्री करे। और साथ ही एक डेडिकेटेड जो डिफेंस एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एजेंसी है उसको बनाया जाए, ताकि बेटर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस इस चीज़ की बढ़ा सकते हैं। तो डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जो टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी और जियोपॉलिटिकल पावर का सिंबल है। और स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इंडिया की सिक्योरिटी, जॉब और ग्लोबल इन्फ्लुएंस तीनों के लिए एसेंशियल है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एसआईआर रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रिवेंट मास एक्सक्लूजन्स। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले फेज के बाद 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से रिलीज किए हैं। और इस प्रोसेस में तमिलनाडु से लगभग 97 लाख से ज़्यादा और वेस्ट बंगाल में 58 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में 7.5% और तमिलनाडु में लगभग 15% डिलीशंस हुए हैं। और वेस्ट बंगाल में जो डिलीशंस हुए हैं वो अर्बन एरियाज़ खासकर कोलकाता में देखे गए हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वेस्ट बंगाल में काफ़ी न्यूमरेशन फॉर्म्स या तो 2002 के इलेक्टोरल रोल से मैप नहीं हो पाए या उनकी लिंकेज जो है वो डाउटफुल पाई गई। और सिर्फ जो है 53 दिन का जो है हियरिंग विंडो में सिटीजनशिप प्रूफ जो है मांगे जा रहे हैं, जिससे जो है लार्ज मास एक्सक्लूजन है उसका रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार में आधार को जो है वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मानकर काफ़ी हद तक डिलीशंस को रोका, लेकिन फिर भी वहाँ से बिहार में 68 लाख जो नेम्स हैं वो डिलीट हुए और 24 लाख जो है न्यू वोटर्स ऐड हुए। तो इसके बाद बिहार ने फीमेल वोटर रेशियो जो है वो 97 से गिरकर 892 हो गया वोटर लिस्ट के हिसाब से, जो एसआईआर प्रोसेस पर सवाल खड़े करता है। तो कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सिंपैथेटिक व्यू जो है लेने और ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान रखते हुए इन्यूमरेशन फेजेस को एक्सटेंड करने को कहा है। तो क्रिटिक्स ने का कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बूथ लेवल एजेंट्स के डेटा पर रिलाई कर रही है, जबकि जो डेथ रजिस्ट्रेशन है इन जैसे गवर्नमेंट डेटाबेसेस का यूज़ जो है नहीं हो रहा है। और इस प्रोसेस में शॉर्ट टर्म जो माइग्रेंट्स हैं, इल्लीगल वोटर्स हैं या मैरिड वुमेन्स हैं, इन जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स को डिसएनफ्रेंचाइज जो है वो होने का रिस्क ज़्यादा है। और केरला जैसे स्टेट्स में जो एसआईआर है उसका लोकल बॉडी इलेक्शंस के साथ ओवरलैप करना या फिर बीएलओ पर टाइट डेडलाइंस का प्रेशर भी प्रॉब्लम जो है बना हुआ है। तो आर्टिकल्स के मुताबिक जो टाइमलाइंस को जो है एक्सटेंड करना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उस पर जल्दी फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, ताकि वोटर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों को क्लैरिटी इस पर मिल सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे केरला 2.0 कॉल टू रिक्लेम द स्टेट्स फ्यूचर। तो यहाँ पे बोलते हैं कि केरला जो है ये आज एक सीरियस क्रॉस रोड्स पर खड़ा है,
जहाँ एक टाइम पर केरला को ह्यूमन डेवलपमेंट का रोल मॉडल माना जा रहा था, वहाँ पर केरला में अब हाई डेट, फिस्कल मिसमैनेजमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोलॉजिकल डैमेज और वीक गवर्नेंस जैसे सीरियस इश्यूज से जो है जूझ रहा है। और स्टेट डेवलपमेंट से ज़्यादा पैसा ज़्यादातर डेट जो है उसका पुराना वो भरने में और सैलरीज और पेंशन्स जो है पर खर्च कर रही है। जबकि इकोनॉमी जो है केरला की वो ज़्यादातर रेमिटेंस पर, लिकर टैक्स और लॉटरीज जो है उन पर ओवर डिपेंडेंट हो गई है। और यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यंग लोग जो है स्टेट छोड़कर जा रहे हैं। तो क्राइसिस बोलते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि मॉरल और गवर्नेंस रिलेटेड भी है। यहाँ पर ज़्यादातर सब्सिडी कल्चर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और जो नोकू कूली जैसी जो एक्सटॉर्शन बेस्ड लेबर प्रैक्टिस है, यानी कि अगर पहले से बहुत पहले से काम कर रहा है कोई आदमी, तो अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो वहाँ के लोकल लेबर यूनियंस जो है प्रेशर डालते हैं कि उनको पैसा दो। तो ये इन जैसी इलीगल जो लेबर प्रैक्टिसेस और हड़ताल्स ने वर्क कल्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों को नुकसान पहुंचाया है। और आर्टिकल्स जो है स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की बात करता है, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको पॉलिटिक्स से फ्री होना चाहिए, यानी कि डीपॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बढ़नी चाहिए और जो ओवर रेगुलेशन है वो कम होना चाहिए। तो प्रपोजल है एक सिंगल विंडो वन केरला परमिट बनाने पर, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है क्लियरेंस, जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स दोनों को फायदा होगा। यहाँ पे बोलते हैं कि इकोनॉमी के लिए जो है क्लियर मैसेज है कि केरला सिर्फ जो है रेमिटेंसेस पर नहीं चल सकता, उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, एग्रो प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, इको टूरिज्म और स्टार्टअप्स जैसे पर जो है फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है या कि एनआरआईज़ का जो इन्वेस्टमेंट है या स्टेट डेवलपमेंटल बॉन्ड्स हैं या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जैसे एक्ट हैं, इन जैसे आइडियाज़ को भी सजेस्ट किया है कि ये सब इंट्रोड्यूस हो। और जो एजुकेशन और जो हेल्थ है उसको फ्यूचर रेडी बनाना होगा। टूरिज़्म को कल्चर बेस्ड जो है एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस में बदलना होगा। और मेड इन केरला को क्वालिटी ब्रांड जो है वो बनाना ज़रूरी है। साथ ही जो एनवायरमेंटल डैमेज है या ड्रग अब्यूज़ है या स्ट्रे डॉग रेबीज़ जैसे क्राइसिस हैं, अर्जेंट एक्शन की डिमांड करता है। तो कल्चर लेवल पर जो है केरला की जो प्लूरलिज़्म है उसको बचाना और जो श्री नारायण गुरु के आइडल्स हैं, यूनिटी और जो अपलिफ्टमेंट को याद करने की बात जो है इसमें की गई है। यहाँ पे बोलते हैं कि केरला को बोल्ड रिफॉर्म्स, यूनिटी और जो विज़न के साथ केरला को दोबारा रीबिल्ड जो है वो करना होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, चाइना रिक्वेस्ट डब्ल्यूटीओ कंसल्टेशंस विद इंडिया ओवर आईसीटी टैरिफ्स। तो यहाँ पे चाइना ने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के खिलाफ पिटीशन फाइल की है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ और जो सोलर सेक्टर की सब्सिडीज जो है इंडिया की, उन पे चैलेंज किया है। तो चाइना ने डब्ल्यूटीओ से कंसल्टेशन मांग की है। और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके मुताबिक इंडिया की ये के जो मेजर्स हैं डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वायलेशन करते हैं, खासकर नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का। चाइना का कहना है कि ये पॉलिसीज़ जो है इम्पोर्ट सब्सिडाइजेशन सब्सिडीज़ जैसी हैं, जो कि डब्ल्यूटीओ के अंडर एक्सप्लिसिटली जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो चाइना ने आरोप लगाया कि इंडिया के स्टेप से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला है और चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को के जो इंटरेस्ट हैं उसको नुकसान होता है इससे। इसलिए चाइना ने इंडिया से कहा है कि वो अपने डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स को फॉलो करे और इन मेजर्स को मॉडिफाई करें। तो यहाँ पे नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या मतलब क्या है कि अगर इंडिया जो है इंडियन इंडियन मेड जो अगर सोलर पैनल्स है उनको सब्सिडी दे रहा है, तो फॉरेन जो चाइनीज़ सोलर पैनल्स है उनको सब्सिडी जो नहीं देता है, उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, तो इसे नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का वायलेशन माना जा सकता है डब्ल्यूटीओ के नज़रिए से। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।